अस्सलाम वालेकुम शुगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम अस्मा और अस्सलाम वालेकुम अमारा, कायनात और आशी। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम कायनात, कैसे हो? आज चंदा, आज हम बात करेंगे लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की। चंदा, अगर लाइट का इशू हो तो फिर आप खोल देना। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। मैंने 5 बजे ऑनलाइन आना था बट पेशेंट्स की वजह से हम नहीं आ सके और माजरत इस बात पे कि आप लोगों को सबको वेट करना पड़ा। बात करेंगे लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की। कपल ऑर्गन्स आप लोगों के जहन में होगा, वो स्टार में एक दफ़ा दोबारा बना देती हूँ। जिन लोगों ने नया हमें ज्वाइन इन किया है उनके लिए एक प्रीव्यू दे देते हैं कि हमारी फील्ड में इस स्टार को बहुत अहमियत दी जाती है। हम आपकी बॉडी को 5 तरह के कपल ऑर्गन्स में डिवाइड करते हैं। अगर इसको मैं दूसरी तरह से ले लूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। तो ये 5 कपल ऑर्गन्स हैं जिसमें से हम बात कर चुके हैं किडनी ब्लैडर की, लिवर और गॉल ब्लैडर की, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्टमक और स्प्लीन की। आज लास्ट कपल ऑर्गन की बात करेंगे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपको साथ साथ रिव्यू देती जाऊं ताकि आप लोगों को याद रहे, और बाद में जब हम आगे चल के कुछ सेशंस में बात करेंगे जिसमें हम आपको डेली लाइफस्टाइल में आपका किचन में मेन्यू बताना, आपको सीजन्स के हवाले से अपना ख्याल रखना वो जहन में रहे, तो हम रिव्यू करते जाएँ कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स में से ईयर जो है वो किडनी के अंडर है, आई जो है वो लिवर, वो हार्ट के पास है, आपके माउथ कैविटी के अंदर कोई इशू आएगी तो स्टमक एंड स्प्लीन, और इसी तरह अगर हम इसकी बात करेंगे तो नोज़ जो है वो आपके लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है, जिसको हम जानते भी हैं कि आपका लंग्स का ताल्लुक डायरेक्टली नोज़ से किस तरह से है। ये एक आम फहम ज़ुबान पे हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि ले मैन जो हैं जिनका मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं है वो भी अपनी ज़िंदगी को एक प्रॉपर मेडिकल तो वो कैसे गुजार सकते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स की हमने बात की थी कि इनके एलिमेंट्स क्या हैं। वुड है एलिमेंट लिवर का, फायर है एलिमेंट हार्ट का, अर्थ एलिमेंट है स्टमक का, और इसी तरह यहाँ पे एलिमेंट मेटल जो है वो आपके, अगर मेटेलिक टेस्ट मुंह में आएगा, मेटेलिक फीलिंग आपको आएगी या टेस्ट आएगा, तो मेरे लिए वो पेशेंट जो है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसको ज़रूरत है, उस चीज़ का पेशेंट है। किडनी का एलिमेंट इज़ वाटर। इसी तरह हमने सीजन्स को भी डिवाइड किया था, तो लिवर का सीज़न वॉज समर, हार्ट का सीज़न वॉज लेट समर, आपकी किडनी का सीज़न जो है दैट वाज कोल्ड, लेट सीज़न, लेट समर आ जाएगा इसमें स्टमक के पास, और सॉरी समर इधर आएगा। और लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो आपका सीज़न है दैट इज़ ऑटम। तो अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें ऑटम को, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस करती जाऊंगी ताकि हम देख सकें कि आपको क्या समझ आया। ऑटम अगर सीज़न होगा तो क्या फील करते हो आप? आपकी स्किन मॉइस्ट होगी, आपकी स्किन ड्राई होगी, या आपकी स्किन हॉट होगी? तो इस चीज़ का कौन मुझे आंसर देगा यहाँ पे ऑटम से रिलेटेड? तो इसका सीज़न इज़ ऑटम। ऑटम जो है वो आपको ड्राइनेस कॉज करता है, सो ड्राइनेस होगी। इसका एलिमेंट इज़ मेटल, मेटेलिक टेस्ट अगर आ जाए तो भी हम लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट करेंगे। इसी तरह इसका सेंसरी ऑर्गन इज़ नोज़, सेंसरी ऑर्गन नोज़ है, और ये लुक आफ्टर कर रहा है आपकी स्किन के, जैसे किडनी आपके बोन टीथ एंड कार्टिलेज को लुक आफ्टर कर रहा था, इसी तरह वेरी गुड जी अस्मा, बिल्कुल सही। ड्राइनेस, फौजिया वेरी गुड। तो आप लोगों को अभी मेरी बात समझ आती जा रही है। यहाँ पे अब ड्राइनेस जहाँ पे भी होगी वहाँ पे क्या होगा? ऑटम सीज़न में पत्ते झड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हवाएं चलती हैं, तो गैसेस का ताल्लुक इसी से है। पत्ते झड़ेंगे, इसी तरह जिस्म के अंदर इसका इमोशन की बात करें तो डिप्रेशन इसका इमोशन है।
तो ऐसे लोग जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं हमारे लिए, थैंक यू राशिद, होपफुली आप सबको इस बात का समझ आ रही होगी और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत अब आसान हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ना डिप्रेशन की, तो मेरी फील्ड में डिप्रेशन, मैंने जैसे बताया कि साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट नहीं माना जाता, अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि ये किसी इनर ऑर्गन का रिफ्लेक्शन है। किसी को डिप्रेशन एक्सेस हो गया है तो लॉन्ग टर्म पे 10 साल पुरानी कहानी देख लें तो वो कब्ज़ का मरीज़ भी होगा, उसकी स्किन ड्राइनेस भी होगी, उसको बवासीर या फिशर्स भी लाजमी होंगे, और वो उसके साथ जब रह रहा होगा तो साथ ही इमोशनल डिप्रेशन उसको सामने आनी शुरू हो जाएगी। ये वाइस वर्सा भी चलते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं, कोई ऐसी किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसा मेजर इशू आ गया, ऐसे में कोई लोग रिएक्ट करें और डिप्रेशन में चले जाएं, यानी किसी के घर खुदा ना खास्ता कोई मेजर लॉस हो जाता है, लाइफ का लॉस है, वो अगर पैसों का लॉस है या कुछ भी है, तो ऐसे में वो डिप्रेशन में चला गया। तो हमारे लिए वो पेशेंट किस चीज़ का है, डिप्रेशन उसके ऊपर क्यों हावी हुई और घर के बाकी लोगों के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए कि वो आपके लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन डेफिशिएंट एनर्जी का पेशेंट होगा। सो अगर एक खुदा न खास्ता घर का फ़र्द, माँ चली जाती है और 3 बच्चे हैं, वो 3 अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, एक डिप्रेशन में ज़्यादा चला जाता है, तो हमारे लिए पहला ये बात है उसको डिप्रेशन में निकालने के लिए कि उसका लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन डिटॉक्स लाजमी करें, देखें उसको एसिडिटी तो नहीं है। सो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ही एसिडिटी आती है। हम समझते हैं कि स्टमक का इशू है और हम सारी उम्र स्टमक को ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन TCM में आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, आपके लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन को डिटॉक्स किया जाता है और उसके बाद मैदे को का इलाज किया जाता है। ये चीज़ आप बार बार ज़हन में रखो कि हम रूट कॉज की बात कर रहे होते हैं। इसी तरह आम तौर पे जिन बच्चों को एस्थमा होता है तो उनको एक्जिमा भी होता है, यही बात हम कह रहे हैं कि आपकी स्किन को भी देख रहा है और आपके लंग्स इसकी ओपनिंग है, तो ये स्किन एंड लंग्स एक जैसे अंडर काम कर रहे हैं। तो जब भी लंग्स कहीं तंग करेंगे तो स्किन करेगी, तो फिर ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता कि पिंपल्स आ रहे हैं तो इसको भी ठीक कर लिया जाए। एक चीज़ को हम मानते हैं और एक को नहीं। यहीं पे ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको हेल्प आउट करती है। वो लोग जिनको एक्नी है, क्रॉनिक एक्नी है, हर तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर दी जाती हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि जब भी हम उनकी डाइट को चेंज कर देते हैं, उनकी स्पेसिफिकली डाइट को चेंज करने के बाद, उनके लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को टॉनिफाई करने के बाद, फिर अगर स्किन के ऊपर एप्लीकेशन के लिए कुछ दें तो वो रिज़ल्ट देने लग जाते हैं। होपफुली आपको ये वाला साइकिल इसका समझ आ गया होगा। ये जिसको नरिश कर रहा है, जिसको ताकत दे रहा है, दैट इज़ किडनी एंड ब्लैडर। जिससे ताकत ले रहा था दैट वॉज स्टमक एंड स्प्लीन। सो हमें इसका ख्याल रखना है ताकि आपकी जो, अब इसका टाइम मैंने आपको बताना था, लंग्स का टाइम है सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक का, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम जो है वो सुबह 5 बजे से लेके शाम 7 बजे सुबह तक। तो ये इनका टाइम फ्रेम है। अब वो लोग जो सुबह उठ के अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, ये उनके लिए अब हम बता रहे हैं कि जो चाहते हैं कि जिनको ड्राइनेस है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको स्किन इश्यूज़ हैं, जिनको एसिडिटी है, हाजमे का मसला है, जिनको बर्प्स आते हैं, उनका पहला स्टेप क्या होगा कि वो अपना टाइम फ्रेम ठीक करेंगे। सुबह उठेंगे, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, कोशिश करेंगे कि सुबह उठ के निहार मुँह 1 छोटा चम्मच छिलका इसबगोल का, या जैसे अभी डॉक्टर साहब मुख्तलिफ रेमेडीज़ बताएंगे बैलेंस करने के लिए आपकी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया को, वो आप इस्तेमाल करोगे ताकि आपका नाश्ते से पहले पेट खाली हो। और फिर नाश्ते का टाइम अगर आपको याद हो कि स्टमक का टाइम है 7 बजे से ऑनवर्ड 1 बजे तक। सो इसको आप 9 बजे से ऑनवर्ड 1 बजे तक आप इसका ख्याल रखोगे तो आप उसी वक्त पे खाना खाओगे। अब हम इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें जो बुरी ग़िज़ाएँ हैं उनको हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो जौन सी चीज़ें आप खाओगे तो बेहतर हो सकते हो, वो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास आगे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। वेकिंग अप, अच्छा जी, रेहाब मुनीर कह रही हैं कि कौन सा टाइम है ऐसा जिसमें हमें जागना चाहिए।
नमाज का फजर का टाइम बेस्ट है, तो वो आप बता दें, या कौन सा टाइम ऐसे जो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को टॉनिफाई करेगा? जी डॉक्टर साहब। असल में ये दो जो ऑर्गन जिन पे आज बहस हो रही है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये बेसिकली दोनों ऑर्गन जो आपके हैं। सही। ठीक है, लंग्स आपका जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन का एक ऑर्गन है। बिल्कुल। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपकी इनटेक है, उसकी जो वेस्ट है उसको आउट करने के लिए जो आपके पास स्टोरेज है और उससे आगे जो प्रोसीजर है वो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है। ये दोनों अगर आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, वो चाहे थ्रू ऑक्सीजन निकलें, थ्रू लंग्स निकलें, या थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन निकलें, या थ्रू स्टोर, जो भी प्रोसीजर जो नेचर ने आपके साथ सेट किए हैं, उनको बेसिकली अपनी कंडीशन के अंदर होना ज़रूरी है। मेनली जो आपने इन चीज़ों पे जो ये बेसिकली दो आपके बॉडी के नेचुरल फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी है वो, उस पर एक अलग बहस है, लेकिन सारे क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो भी हम सिर्फ लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में बात कर रहे हैं। तो जो आपकी ओरल इनटेक है, उसकी जो आपकी जो वेस्ट या डिटॉक्सिफिकेशन है वो थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो आपके ब्लड की प्यूरिफिकेशन है वो थ्रू लंग्स है। लंग्स एक उसका कह लें कि एक मेन कंटेनर है जहाँ से ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड, वहाँ से ऑक्सीजन लेके दोबारा ब्लड में वापस आता है और आपकी बॉडी में से कुछ टॉक्सिन्स को निकाल देता है और आप हेल्दी चीज़ें लेके आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है जी। कामरान ज़िया साहब कह रहे हैं कि कफ इज़ ड्यू टू एसिडिटी, इफ़ यस तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हम आप कामरान साहब और बाकी सब जितने लोग देख रहे हैं, हम इस सेशन के लास्ट में आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान और नेक्स्ट 21 डेज़ का डाइट प्लान हम आपको दे देंगे, ताकि जिसको जो इशू रिलेटेड टू ये क्वेश्चंस हैं वो अपने घर पे जैसे सॉल्व कर सकते हैं वो करें, और बाकी कोई मसला रह जाए तो हमसे रब्ता करें। जी डॉक्टर साहब, एसिडिटी की वजह से क्या कॉफिंग हो सकती है? देखिए, कफ जो मेन एसिडिटी की वजह से मेन कफ जो है, ठीक है, अभी उसमें स्पूटम आ रहा है, स्पूटम नहीं आ रहा, ड्राई कफ है या आपकी स्पूटम वाली कफ है, वो दो उसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। ठीक है, सही। अगर ज़्यादा कफ ड्राई के अंदर वो जो है वो एसिडिटी वाली ही कफ होगी। सही। आप वो कफ को मेनली जो ठीक करने का तरीका है ना, कि आप कफ को कैसे ठीक कर सकते हैं या लंग्स को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं, जैसे आजकल का हॉट टॉपिक लंग्स है। लंग्स, और दैट इज ओनली वाटर, पानी। जी, सिर्फ पानी। जितना आप पानी पीते जाएंगे अब देखिए डॉक्टर साहब, ये बात हम इतने अरसे से 20-25 साल से तो हम अपने चैनल्स पे कह रहे हैं, जो है ना वो हाइड्रेट होते रहेंगे। अगर वहाँ पे ड्राई स्पूटम पड़ा हुआ है उसको वो लिक्विफाई करेंगे, और अगर आपका स्पूटम नहीं निकला तो उसको वो लिक्विफाई करके इजीली निकाल देंगे। ठीक है, और स्पूटम मेन दवाई है आपका। दोनों वैसे तो पूरी मैं तो हर चीज़ में इसको पानी को मेन काउंट करता हूँ, लेकिन लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की जो अपना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आगे फिर रेमेडीज में जब जाएंगे तो जिन लोगों को एस्थमा है, जिन लोगों को स्किन इश्यूज है, जिन लोगों को एसिडिटी है, वो लोग ये सेशन को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि एंड पे आज हम इन 5 दिन का 6 दिन का जो आपके साथ गुफ्तगू की है उसका कंक्लूजन देने लगे हैं कि आप अगर बीमार हैं किसी भी वजह से, वो डाइट क्या लें, और अगले 21 दिन के बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपको उससे फ़र्क कैसे पड़ा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जिसमें एक क्वेश्चन था जी, बच्चों में एस्थमा और एक्जिमा अगर है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए ऐसा? एक ये क्वेश्चन था, पहले आप वो आंसर कर दें तो फिर मैं अगला भी पूछती जाती हूँ, क्योंकि एस्थमा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि एस्थमा को क्या हम सिर्फ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ ताकि इन लोगों को समझे कि एस्थमा को सिर्फ हम लंग्स की डिजीज समझेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, कि हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन को पहले हॉलो ऑर्गन को ट्रीट करें? असल में ये क्योंकि आपको पंक्चर के अंदर ये चीज़ें पेड़ चल रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल के चल रही हैं। अगर फर्ज एक चीज़ बीमार है तो हम उसी चीज़ को फ़ौरन से पहले उसको ट्रीट नहीं करना शुरू कर देंगे, उसको आस्ता आस्ता से हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले जो उसका दूसरा ऑर्गन है, अगर फर्ज हम अक्सर हमने देखा है कि
जिन पेशेंट को जो अस्थमेटिक पेशेंट है हम उसकी लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट करते हैं जी तो उनके सांस पे खुद ब खुद बेहतरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को पहले ट्रीट करेंगे, लंग्स को बाद में ट्रीट करेंगे। तो वो जैसे ही उनको ट्रीट करेंगे वो पेशेंट खुद ब खुद से बेहतर। और जब बेसिकली और जो एस्थमा के पेशेंट इनहेलर से भी ठीक नहीं हो रहे तो वो फौरी तौर पे अपनी डाइट को ठीक करके अपने इंटेस्टाइन्स को ठीक करके ठीक बेहतर हो सकते हैं। जो इनहेलर वगैरह के एज ए डॉक्टर मैं तो खुद इनके खिलाफ हूँ कि बेसिकली इनहेलर वगैरह कोई ऐसा चीज़ ठीक है टेम्प्रेरी, लाजिम बात है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती तो आपको ये इस पे जाना पड़ता है, तो वो तो लाजिम बात है इन केस ऑफ इमरजेंसी वो तो एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन फॉर परमानेंट क्योर आपको जो है ना आपकी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप डाइट और लाइफस्टाइल, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चा अस्थमा से भी ठीक हो जाए और आप उसको फ्राइड चीजें और बर्गर खाने दे रहे हैं तो नहीं हो सकता। अभी मसला यही है ना कि कल जिस तरह बात हो रही थी कि अपना कि बंदे को वन फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि आप जब खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाते हुए बाकी डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा काम अगर आपको वो गैसेस का इशू ज़्यादा स्टमक में हो रहा है तो खाना खाते हुए परहेज़ करें कि आपने बातें नहीं कर रही। ठीक है, अगर आप नॉर्मल हैं खाना खाते हुए आपको कुछ नहीं होता तो फिर ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपको गैसेस का इशू हो रहा है तो फिर खाना खाते हुए कम बोलें। सही। डाइट का भी ख्याल रखना है पर आपने वो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने हैं जिनकी वजह से उसको हेल्प मिल सकती है। तो अगर वो जितना आप टॉकेटिव रहेंगे ड्यूरिंग योर ईटिंग तो आपके गैसेस के ज़्यादा इनहेल होने के ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं। आपका दिमाग दूसरी तरफ, आप माएँ क्या करती हैं बच्चों को खाना दे दिया, साथ टीवी लगा दिया, कार्टून लगा दिए, या उनको कोई साथ डिवाइस पकड़ा दी कि वो बच्चे आप खाना इजीली खा लें। वो खाना तो खा लेंगे लेकिन मसला ये है कि उनका मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो स्लो हो जाएगा और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, एक लॉन्ग थेरेपी होती है कि उसके बाद उनकी डाइजेशन जो है ना वो स्लो होना। बच्चा डाइट तो प्रॉपर ले रहा है, फिर माँ कंप्लेन कहते खाना भी सही है पर ये कमज़ोर होता जा रहा है। सही। वो बेसिकली अपनी उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेगी कि ये बेसिकली हमारी ही गलती थी, हमारा ही लाइफस्टाइल था। अभी अक्सर माएँ कंप्लेन के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी बच्चा जो है ना वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, और मोबाइल यूज़ करता, तो वो बल्ला के बंदे मोबाइल आपने लेके दिया है उसे, वो मोबाइल वो खुद तो नहीं जाकर खरीद लाया। आप डिवाइसेस लेके भी खुद देते हैं, चीज़ें लेके भी खुद देते हैं और उसके बाद कंप्लेन भी खुद ही करते हैं। इसलिए पेरेंट्स का मेरा ख्याल है ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अभी क्वेश्चंस के साथ साथ एक डॉक्टर साहब एक रिव्यू जो हम देना चाह रहे हैं इनको वो आप अगर बता दो कि हमें अपने मैदे का अगर ख्याल रखना है, हमें अगर अपने स्टमक को ठीक करना है तो डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज़ लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हमें इनको इकट्ठे कैसे लेना चाहिए। और वो पूरी बॉडी का जितना भी मैकेनिज्म है कोई ये इंटरलिंक्ड मैकेनिज्म है, चाहे वो आप उसकी मेडिकल साइंस के अंदर उसकी डेफिनेशन कर ले। ये नहीं कि हार्ट अकेला काम कर रहा है, लीवर का कोई रोल नहीं है, ब्रेन अकेला काम कर रहा है, उसका जिगर के साथ कोई तल्लुक नहीं है। ये सारे इंटरलिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अल्लाह ताला ने कंपोज किए हुए हैं। ठीक है, ये इकट्ठे मिल के काम करते हैं तो देन वी कैन परफॉर्म, अदरवाइज हमारी जो ना वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी काम के सिलसिले के अंदर है या हमारे किसी भी करेक्टर के अंदर है। अच्छा जी, अभी मैंने आप लोगों को सबको बताया कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का मौसम ऑटम है और ड्राइनेस इसका मेन एलिमेंट है। क्वेश्चन कर रही है नोमिला मलिक कि उनको ड्राइनेस बहुत रहती है, डैंड्रफ है इवन फेस पे, आईब्रोज पे और ईयर्स में भी, और हस्बैंड को एसिडिटी है। तो ये ड्राइनेस, अब नोमिला अब आपको शायद आंसर मिल भी गया हो कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन आपका डिटॉक्स होने वाला है, नरिश होने वाला है, उसको नरिश करें। बेसिकली देखिए मैं 3 चीज़ें मैं कहता होता हूँ कि एक कि आपके जितने भी जो नेचुरल सोर्स जो कुदरत ने बनाए हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, वो क्या है, किडनी है आपका पास, थ्रू यूरिन पास होता है, सही, स्टूल है और आपकी स्वेटिंग है। 3 चीज़ें हैं। सही। और चौथी चीज़ है आपका लंग्स। जो जितने भी आप मेडिटेशंस करते हैं या जितने भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्दी ऑक्सीजन को, फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं जी। ये आपका मेडिटेशन। और जब आपके पास हेल्दी
ऑक्सीजन जाएगी, अच्छी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, अंदर से जो आपकी CO2 बाहर निकलेगी तो उसके साथ बेतहाशा टॉक्सिन भी बाहर आएंगे। और वो जो आपकी पूरी बॉडी जो जब आप मतलब कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे वो योगा की या एक्सरसाइज की या एनीवन जो भी आप करते हैं, तो वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर से सिस्टम जो है ना, वो जब एक दफ़ा आप शुरू करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है कि वो ये नहीं कि आपके सिर्फ लंग्स के अंदर से जितनी आई थी ऑक्सीजन वो निकाल दी। अब उसने क्या करना, बॉडी ने फ़ौरन कहना कि पेशेंट ने, अब होस्ट ने ये काम करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को जो है ना, जो जहाँ जहाँ पे भी ब्लड पड़ी हुई है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है, उसको फ़ौरन लंग्स के पास भेजो ताकि वो वहाँ से प्योरीफाई होके वापस आए। वो जितना प्योरीफाई होके वापस आएगा उतनी आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी, या बेसिकली एसिडिटी मेन इशू है। जो नेचुरल हमारी कंपोजिशन है वो 70-30, 70 हम अल्कलाइन है, 30 एसिडिक है। हम जितनी भी हमारी सोच, हमारा माहौल, हमारा रहन सहन, वो सारा एसिडिक हो गया हुआ है और हमने अल्कलाइनिटी की तरफ छोड़ दिया। हम फिर उसके बाद सोर्स ढूंढते हैं, अच्छा जी फलाने चीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन कर लो, फलाने चीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन कर लो। जो आपके पास नेचुरल सोर्स है, आपको स्टूल प्रॉपर आना चाहिए, आपको यूरिन प्रॉपर आना चाहिए, विदाउट बर्निंग आना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपको स्वेटिंग आनी चाहिए। और स्वेटिंग किससे आएगी? विद एक्सरसाइज आएगी। वो जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्वेटिंग नहीं आएगी। अच्छा, इसमें हम आपको नाजरीन ये बताते जाएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी माइग्रेन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्यों ऐसा है डॉक्टर साहब, अब आप भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में हमारे पास माइग्रेन और एस्थमा का 100% क्योर है, एलर्जीज़ का 100% क्योर है, कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक होते हैं। इन तीनों चीज़ों के पीछे आपके लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन डिटॉक्सिफिकेशन का मेन रोल है, जिसको हम ट्रीट करते हैं, चाहे वो चैनल से करें, चाहे वो हम डाइट से करें, चाहे वो हम हर्ब से करें। देखिए, एक जो आपकी जो दोनों को अल्लाह ताला ने, लंग्स को भी और लार्ज इंटेस्टाइन को भी, दोनों को एक्सपेंशन की एक ताकत दी हुई है कि ये बेसिकली दोनों ऐसे ऑर्गन हैं जो अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। आप जितनी इसकी लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे, आपके लंग्स के अंदर उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, उतनी ज़्यादा बाहर निकलेगी, ठीक है, उतना प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अगर फर्ज किया आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रेशर डेवलप हो रहा है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको अगर स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा और आपके नॉर्मल फ्लोरास जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, आपके पैथोजेनिक्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो अब वो वहाँ पे एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे। वो एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे तो आपका जो पेट है वो टायर टाइप बन जाएगा। जिस तरह आपने टायर ट्यूब देखी हो कभी, तो वो एक साइड से फूल जाएगी, इसी तरीके से कोई हर्निया हो जाएगा किसी को कुछ। असल में उसकी इन दोनों की डिटॉक्सिफिकेशन का बेसिक चीज़ है। स्किन क्यों, स्किन जब हम लंग्स को स्किन के साथ अटैच करते हैं, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को स्किन के साथ अटैच करते हैं, तो वो बेसिकली क्यों करते हैं कि बेसिकली जब या इसके अंदर हजामा का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल। वो क्यों रिजल्ट है, हजामा का अच्छा रिजल्ट क्यों है कि आपने डायरेक्ट उस स्किन के ऊपर जो आपके जितने कॉजिंग फैक्टर इकट्ठे हुए थे, आपने उसको सक करके थ्रू कप निकाल लिया, ठीक है। अब जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे लंग्स की, उतनी आपके अंदर अच्छी ऑक्सीजन जाएगी, बैड ऑक्सीजन CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लार्ज इंटेस्टाइन साफ करेंगे तो आपकी बॉडी में से फिर टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। वो अभी जब वो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो उस पर नया ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जब नया ब्लड आएगा और स्किन पे जाएगा तो उतनी स्किन के अंदर फ्रेशनेस आएगी। बेसिकली स्किन एक्जिमा या स्किन के जितने भी कोई इश्यूज है, ये क्या है, बेसिकली कोई इरिटेशंस हैं, इसको या डर्माटाइटिस, जो कुछ भी आप उसको वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं गई, वहाँ पे आपका निक्रोसिस हुआ, उसके बाद वहाँ पे डिजीज डेवलप हो गई। वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, वो डिजीज डेवलप होगी। अब जैसे ही आपने इनकी एक्सरसाइज शुरू की या इनकी थ्रू डाइट, योर डाइट, क्योंकि जो आपके अंदर जा रहा है वही आपका पार्ट ऑफ द बॉडी बन रहा है। अगर आपको पता है हेल्दी कंडीशन में किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सारी बातें हो रही है अनहेल्दी कंडीशन के अंदर, बिल्कुल, कि जब आपको कोई डिजीज आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपको अपनी लार्ज इंटेस्टाइन और उसको लंग्स का डिटॉक्सिफाई करना इंतहाई जरूरी है। डॉक्टर साहब, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मैं करती जाऊँ ताकि लोग बड़े हैरान होते हैं कि जो हमारे पास माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का चैनल लगा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी दर्द को फ़र्क पड़ जाता है, और फिर हम उनको टाइफाइड का टेस्ट देते हैं जबकि उनको बुखार कभी नहीं चढ़ा होता।
और हम आपके और हमारे एक्सपीरियंस में जैसे आया कि ऐसे लोगों का 80% टाइफाइड और IgM ही पॉजिटिव आता है, जबकि उनको बुखार नहीं है। अब वो पेशेंट जिसको हम ज़ुबानी कलामी तो हम बता दें तो वो तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा ही नहीं। जैसे हम पल्स पे हाथ रखते हैं हमें पता होता है कि इसका टाइफाइड पॉजिटिव आना है। पेशेंट्स को ये समझाना चाह रहे हैं कि आपका लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये सैल्मोनेला क्या हमें हेडेक्स दे सकता है। अब एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बुखार ही के बाद आप टाइफाइड का टेस्ट कराओगे, फिर हम क्यों कराते हैं ये टेस्ट? जो बेसिकली लाजिम बात है कि जब मैं बात कर रहा था कि नॉर्मल फ्लोरा कम हो गया और आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेनिक्स ज़्यादा क्रिएट हो गए। अभी पैथोजेनिक्स के अंदर आपका साल्मोनेला भी आ सकता है, आपको मैक्सिमम पता है कि जो कि बैक्टीरिया का हैबिटेट कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो रह सकते हैं या जिनकी बेसिकली वो सेफर जगह है उनकी, जहाँ पे उनको एक अच्छा होस्ट भी मिल जाएगा, उनको अच्छी डाइट भी मिल जाएगी और वो वहाँ पे अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। बड़ी बूढ़ियाँ जैसे कहती थी सर नु गैस चढ़ गई। अभी मसला ये है कि जब वो उसका दूसरा पॉइंट देखिए तो जितना भी प्रेशर, अक्सर जो कमर दर्द के मरीज हमारे पास आते हैं हम उनको पूछते हैं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको। मसला ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सपेंशन की पावर मैंने पहले बताया कि है, वो जैसे ही वो एक्सपैंड होती है पीछे स्पाइन पे प्रेशर डालती है। अभी जब वो लाजिम बात है वो तो बैकिंग की बात, जब वो स्पाइन पे प्रेशर डालेगी तो ये प्रेशर जो है ना वो आपका ऊपर तक जाएगा, आपके सर्वाइकल तक जाएगा। सही। अगर वही लाजिम बात है फिर स्टमक पे भी होगा, स्टमक का प्रेशर जो है वो आपके थोरैसिक पे आएगा। अब बात करने की ये है कि ये इंटरकनेक्टेड है, किसी एक ऑर्गन के ऊपर फोकस आपको नहीं होना कि बेसिकली आपने अपना सिस्टम क्लियर करना है। यहाँ पे डिजीज को ठीक करने का तरीका भी जो है वो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ से नहीं, मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात कर रहा हूँ कि उसमें इसलिए थोड़ा सा फर्क है कि हम बेसिकली उसकी रूट को देखते हैं कि यार इशू शुरू कहाँ से हुआ है। बिल्कुल। हमने हेडेक पेन किलर नहीं दे दी, फौरन पेन किलर नहीं दे दी कि यार इसको पेन किलर दो, इसका इशू ठीक करो, ठीक है ना। हमने बेसिकली उसकी रूट काज को ठीक किया और जिसको वैसे भी जिसकी लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है उसको सारी चीज़ें ठीक है। सही। ये एक और वैसे भी अगर आपको 2-3 दिन स्टूल ना आए तो आपके अंदर इरिटेशन हो रही थी और जब आपको एक दफ़ा सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास हो जाता है तो आप एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, आप करके देखिए या जिनको होता है उनसे पूछ के देखिए। हाँ। कि अगर आपको स्टूल प्रॉपर पास नहीं हुआ और आपने 2 दिन के बाद स्टूल पास किया तो वो दिन आपका अच्छा स्टूल। अच्छा, जिस तरह आजकल कोरोना के लिए लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन हम हर चैनल पे बार बार जिक्र भी करते रहे, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। इम्यूनिटी रेजिंग में हम लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को क्यों, असल में बेसिकली जो किसी जितने भी आपके वायरल अटैक्स जितने भी है ना, वायरल फंगल और बैक्टीरियल अटैक्स जो है उसका जो मेन जो एक इजी ऑर्गन है ना वो आपके पास लंग्स बड़ा इजी है, जहाँ से इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है थ्रू नोज, थ्रू माउथ, थ्रू इनहेलिंग, ये आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर सकती है, ठीक है ना। और आजकल क्योंकि ये अपना कि मेरा ख्याल है हर बंदे को पता चल गया, किसी को पता ही नहीं था। जब सार्स आया था किसी को कोई पता नहीं था, कि चंद लोगों को पता था ठीक है सार्स आया, उससे पहले वो सार्स से पहले एक मार्स था, तो लोग इतने फेमिलियर नहीं हुए थे। अब तो इतना मीडिया ने शोर भी नहीं डाला, अब कोरोना ने इतना ज़्यादा लोगों को फेमिलियर कर दिया है कि उनको पता चल। अभी डॉक्टर साहब इसी में देखिए ना, यहाँ पे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन 4000 साल पहले कह रही है, हमारी येलो एम्परर की बुक में इतना पुराना लिखा हुआ है कि अगर आपको लंग्स को ट्रीट करना है तो पानी देना है। अब देखिए, अब वही साइंस, अगर वो कन्वेंशनल मेडिसिन बात कर रही है तो वो अब सबको समझ आ रही है। जितना आप उसको हाइड्रेट रखेंगे, जितना आप उसको हाइड्रेट रखेंगे और जितनी आपका मैक्रोफेजिक प्रोसीजर है जो बेसिकली इसको किल करने का, वायरसेस को किल करने का, वो ज़्यादा परफॉर्म होता है, वो ज़्यादा परफॉर्म होता है। क्योंकि जहाँ पे आपका वायरस आपके सेल्स के अंदर उसने नेक्रोसिस किया हुआ है, जब वहाँ पे जाके वो अटैक करेगा तो पानी जाके उसको फिल करके उसको ब्रश कर देता है। सही। और वहाँ से फिर वायरस निकल के वो फिर एक डिफरेंट स्टोरी है। हाँ। तो वो कैसे फिर उसको रेडिकेट करेगा। तो पानी उसके अंदर मेन उसके अंदर आपके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के, उनको मेन जो उसका जो कैटलिस्ट है या जो उसको जो सहूलतकार है
वो आपका पानी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, टाइम का जिस तरह उन्होंने पूछा था कि किस टाइम पे सोना और जागना बेहतर है, क्या फजर के टाइम पे? तो देखो हम आपको बात ही कह रहे हैं कि लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम ही फजर टाइम है। फजर टाइम है ना जी, तो वो उसको ज़रा एलेबोरेट कर दें कि किस तरह। असल में बेसिकली सुबह अर्ली हमारी मसला क्या है कि हमारी नेचर ने हमारे अंदर हमारे ऑटो क्लॉक सेट किए हुए थे। सही। ऑटो क्लॉक सेट किए हुए थे, रात पड़ेगी तो आपके दिमाग को मैसेज चला जाएगा कि अब रात हो गई है, अब इसने सोना है, दिन चढ़ गया है, अब इसने काम करना है। हमने उस चीज़ को सारा उल्ट कर दिया। अब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इन 5-6 सेशंस में लोगों को अपने ऑर्गन क्लॉक का तो समझ आ ही गई। हमने उसको उल्ट कर दिया। अब हमारा इसीलिए कहते हैं जी ऑटोइम्यून डिजीज रोला पड़ा हुआ है, हर बंदे को ऑटोइम्यून डिजीज का रोला पड़ा हुआ है। उसकी हैंडलिंग मेजॉरिटी से चीजें कह ही दी जाती हैं कि जी आपको ऑटोइम्यून, अब तो ज्यादातर सुनने आना है। डेवलप क्यों हुई है कि हमने खुद अपने ऑटो सिस्टम को बेसिकली छेड़ दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हमने ऑटो सिस्टम को छेड़ दिया हुआ है कि जो हमारे बेसिकली एक नेचुरल एडजस्टमेंट थी कि रात पर कुछ हमने सोना है, दिन को हमने काम करना है। और हमारी इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है कि हमारे दिमाग को वो मैसेज रिसीव ही नहीं होता कि अब रात पड़ चुकी है। जब तक आप लाइट्स ऑफ नहीं करेंगे। हमारे बच्चे लगे हुए हैं, माँ बाप भी खुश हैं, अपनी गप्पों में मसरूफ हैं, बेटे उनकी मैं बार बार जो इसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये बेसिकली जो बुराई की जड़ है ना, वो ये डिवाइसेस है। आप बच्चों को दें, ये नहीं कहते कि ना दें, उनको एक प्रॉपर टाइम पे दें। प्रॉपर टाइम उनको नहीं पता अभी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये पेरेंट्स को पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो सिर्फ उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि अब ये बच्चे रोए ना, ये आप कुछ करे ना, तो ये बैठ के चुप करके खाना भी खा ले और साथ साथ डिवाइसेस भी इस्तेमाल कर ले। इवन कि डॉक्टर साहब न्यू बॉर्न्स के साथ आजकल माएँ क्या करती हैं, बेबी टीवी चला दिया। वो हम आपको सिर्फ समझाना चाह रहे हैं, इसमें कतन हमारा मतलब आपको तनकीद करना नहीं है। नहीं, ये बेसिकली देखिए अभी जैसे आप टीवी लगा दिया कि बच्चा उस ध्यान में होगा जी और हम खाना खिला रहे हैं, तो आप बेसिकली उसका सिस्टम ही खराब कर रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं। फोकस रहने उसका आपने उसके सारा डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव, हाँ, उसको अपसेट कर दिया कि आप जो बॉडी जो ब्लड जो है वो उसकी डाइजेशन पे भेजने की बजाय उसको उसकी ब्रेन एक्टिविटी पे की तरफ शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। और आस्ता आस्ता पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो है ना ब्लड सॉरी जो स्टमक ची है वो डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी, या स्टमक में जो एनर्जी है वो डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी। और फिर साथ ही आपका ब्रेन का बच्चा स्टूल पास नहीं करता, बच्चा फलाना काम नहीं करता, इसके जी बच्चों को हाँ बहुत कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, एक्जिमा, ठीक है। हाँ। असल में वो सारा रोना जो है ना वो आपकी डाइट का है और वो आपके वो टाइमिंग का है जो हम आपको बता रहे हैं। ये ऑटो क्लॉक्स हैं जो सेट टाइम बाय नेचर, आप इनको छेड़ नहीं सकते। ये ऐसे सिस्टम नहीं है कि आप इसको छेड़ेंगे खुद ब खुद से एडजस्ट कर लेंगे। दिन है, रात है तो रात है। सही। अब रात को दिन नहीं कर सकते, अगर उसको आप लाइट जला के करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो आपका ऑटो सिस्टम वाला वो आपकी चिप है वो खराब होगी, वो खराब होगी, फिर आपको ऑटो डिजीज ही होंगी। सही। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म जो मैंने स्टडी किया अपने 22-23-24-25 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। जी अच्छा जी, अब सवाल ये था कि हमने इतनी बातें कर दी कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को डिटॉक्स रखना चाहिए। अभी मौसम आ रहा है, खैर से रमज़ान आ रहा है खैर से, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि रमज़ान जो है ब्रीफ कर दें ताकि आपकी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन डिटॉक्स हो जाएं? असल में बेसिकली लंग्स सॉरी आपने रमज़ान के हवाले से सवाल किया कि ये बेसिकली एक दोनों तरह से आपका इम्तिहान होता है, ठीक है, और दोनों तरफ से आपको पावर मिल रही होती है। सही। एक साल के अंदर आपने जितनी खुराक के अंदर बद परहेजियाँ की हैं उसको डिटॉक्सिफिकेशन का मौका मिला, परफेक्ट, ठीक है। और दूसरा आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको टोनिफिकेशन का मौका मिला। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो साल के महीने से पहले, अभी आने से पहले लोगों के घरों में फ्रिज भरने शुरू हो जाते हैं, हम उसको खाने का महीना बना देते हैं बजाय डिटॉक्स का। मैं वही बताने लगा ना कि बेसिकली कि इस चीज़ को इस तरह से समझना चाहिए कि ये बेसिकली आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन का महीना है। सही, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको सब्र करना सिखाया गया है। आपको बेसिकली सामने होते हुए चीज़ों को कोई आपको रोकने वाला नहीं है, फिजिकल कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन आप सामने खाना रख के खाना नहीं खा सकते। बेसिकली आपके नफ्स को मजबूत करने का बहाना किया गया कि आप उस तरीके और वही जैसे हमने उस दिन बात की थी कि नफ्स को या स्पिरिट को मजबूत करना है तो फिर भी आपको टाइम और खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा।
मतलब एक तरफ आपने अपनी फिजिकल बॉडी को बेसिकली रोका और उसके बाद जो पूरे आपके साल की जो गंद इकट्ठा हुआ था उसको उसने डिटॉक्सीफाई, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप उतना ये जितने समोसे पकौड़े हैं अगर घर में बनाए जाए तो मैं तो इसके कोई इतना वो नहीं करूँगा, लेकिन बाजार से बनाए हुए समोसे और पकौड़े ये आपने कल भी जैसे बताया था कि वो उसके में इंतहाई सब खराब हो, उसकी लीचिंग हो रही होती है, उसकी अपना टॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। आप सारे दिन का एक सब्र किया, वो आपने दोबारा से उसी साइकिल में डाल दिया, अब फिर रह जाती है आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। अगर आप 5 टाइम्स आप अपना नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपना वुज़ू कर रहे हैं, आपकी बॉडी की जो है ना वो बाकी जितने वामिल बताए गए हैं कि वो आप साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी की हीलिंग भी साथ हो तो रही क्या है। अब आप स्पिरिचुअल बॉडी की हीलिंग उस वक्त बड़ी अच्छी होती है जब आपके पेट में खाना खाओ। बिल्कुल, और इसीलिए शायद तुम मेरी चीज़ों पे गौर करो, मैं इसका सवाब तुम्हें जिक्र से भी ज़्यादा दूंगा, 70 गुना ज़्यादा दूंगा। अगर हम आप गौर करें तो वाकई अल्लाह ताला ने खाना रोक के आपकी स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की, और हमें ये एक इंडिकेशन दे दी कि देखो स्पिरिट अगर अपना अच्छा रखना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, अपने आप को क्लिंज रखना है, तो आपको अपने खाने को रोकना होगा। अच्छा, दूसरे लोगों में ज़हन में ये होता है कि सुबह सहरी बड़ी टिका के करेंगे तो हमारा टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाएगा। ये कोई नहीं कि सिर्फ आपके नफ्स कंट्रोल की बात है। आप एक रोटी से भी उतनी ही टाइम गुजार सकते हैं, आप 3 रोटियों से भी उतना टाइम गुजार सकते हैं। सिर्फ आपने अपने नफ्स पे, अपने आंखों के टेस्ट पे, आपने जुबान के टेस्ट पे काबू रखना है, कंट्रोल रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही सिखाने की कोशिश की है। जितनी आपकी एक चीज़ डिटॉक्सीफाई नहीं हो रही, आपकी आंखें डिटॉक्सीफाई हो रही है, आपकी जुबान डिटॉक्सीफाई हो रही है, इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, आपकी पूरी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म अपनी ओरिजिनल हालत पे आता जा रहा है। आप 5 टाइम प्रेयर्स कर रहे हैं। आम दिनों में चाहे आम बंदा सुस्ती भी कर देता है, लेकिन रमज़ान के अंदर मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि आपको 5 टाइम आपके अंदर एक वो जो टाइम क्लॉक है ना, वो मतलब असर है तो असर है, मगरब है तो मगरब है, ईशा है तो ईशा है, तरावी है तो तरावी है, नवाफिल है तो नवाफिल, तो वो बेसिकली एक आपका टाइम क्लॉक वो जो है ना वो सेट कर दिया जाता है। अच्छा जी, अभी डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा एक ये कुलसूम आपने क्वेश्चन किया, रोज़े रखने से अगर स्टूल में ब्लीडिंग है और लंग्स में सांस लेने में ज़ोर लगाना पड़ता है तो क्या वो रख सकते हैं, डिस्टर्ब तो नहीं होगा? पहले तो बात ये कि अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और आपको सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो आप अपना आयरन लेवल ज़रूर कराओ। आप अपना सबसे पहले अपना ना ब्लड कंप्लीट करवाएं, ठीक है, और अपनी अगर आपने किसी अपना गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी करवाई हुई है, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग क्या फ्रेश ब्लड आ रहा है, ब्लैक ब्लड आ रहा है, चॉकलेट कलर का ब्लड आ रहा है, वो किस तरह का आ रहा है, वो उसके लेकिन जर्नलाइज आपको जो अब हम आगे बताना जा रहे हैं वो अगर आप करेंगे तो बेहतरी हो जाएगी। सवाल का जवाब सॉरी हमारी बात की उन्होंने खुद ही तय कर दी कि मेरे से स्टूल आता है और साथ ही मेरा सांस खराब हो जाता है। अभी मे भी उनका हीमोग्लोबिन भी लो, मे भी उनका लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का जो हमने आपस में रिलेशन डिफाइन कर रहे थे उसको भी उन्होंने वेरीफाई कर दिया। बेसिकली ये लाजिम बात है, इनका कोई अगर स्टूल में ब्लड फ्रेश आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई नियरेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में कोई जख्म है, अगर फल ब्लैक या चॉकलेट कलर का आ रहा है तो कहीं दूर जख्म है, तो वो डिपेंड करता है कि वो उसको ठीक लोकेशन पे ठीक और है। ऐसे में रोज़े रखने से यस इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला था कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए और ये आप करें, सब रोज़ा आ रहे हैं, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम है। अभी आप अल्लाह को भी राज़ी कर ले और अपने आप को भी राज़ी कर ले। बिल्कुल, अब यहाँ पे क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कि कही जाती है करनी होती है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर, आप चीज़ को टाइम फ्रेम बना लें। कहते हैं कि आपने घर बना रहे हैं तो आप एक रोशनदान रखें और रोशनदान में से ताज़ा हवा तो आनी है, लेकिन साथ इस नज़रिए से रखें कि इसमें अज़ान की आवाज़ आनी तो आपको डबल स्वाब मिल जाएगा। आप रखें रोज़ा ही, लेकिन आप ये दिमाग में ये ना रखें कि मैं रोज़ा इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से रख रही हूँ, आप रोज़ा रोज़े अल्लाह की वजह से रख रही है। बिल्कुल, तो आपको वो इंटरमीडिएट फास्टिंग का वाला भी फायदा हो जाएगा और साथ साथ अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। अच्छा जी, सर्वाइकल स्टेनोसिस भी शदीद हो जाता है तब जब ब्लीडिंग होती है तो
एच पायलोरी है, फ्रेश ब्लड आता है। वो कह रही है एच पायलोरी भी है, फ्रेश ब्लड आता है और सर्वाइकल स्टेनोसिस भी। देखो कुलसूम, आपको इन्हीं चीज़ों का भी उन्होंने आंसर दिया कि जब आंतें आपकी इन्फ्लेमेशन में जाएंगी तो प्रेशर ऊपर सर्वाइकल तक आना ही आना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस लेक्चर में भी बोला। एच पायलोरी के बाद की अभी इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर इनका ऑन है, बिल्कुल इनकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर ऑन है। अभी जो वीकर पार्ट होता है वो अटैक करता जाएगा। स्पाइरल सर्वाइकल वीक है तो वहाँ पे स्टेनोसिस हो गया है, इंटेस्टाइन वीक है तो म्यूकस मेम्ब्रेन की बस्ट हुई है कि इसे ब्लीडिंग हो रही है। अगर वो नीचे लंबर एरिया के अंदर आ जाएगी तो वो लंबर स्टेनोसिस हो सकता है। वो तो जो भी पार्ट इनका वीकर होता जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर जो है ना वो ऑन है आपका, और उसी के अगेंस्ट फिर आपको डिजीज़ की अक्रेस आती जाएगी। क्योंकि बेसिकली आपने देखना ये है कि आपका एच पायलोरी कैसे ठीक होगा। एच पायलोरी के लिए जहाँ पे ट्रीटमेंट अगर हम एलोपैथिक में देखते हैं क्लिथ्रोमाइसिन या जिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसा शायद कोई इतना बड़ा रिस्पॉन्स, सॉरी क्लिथ्रोमाइसिन का। अच्छा डॉक्टर साहब, क्वेश्चन था मदीहा चुगताई का कि उनको बर्ब्स बहुत आती हैं और उसका क्या इलाज है? असल में बर्ब्स का जो जिनको ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब है कि या तो वो जब खाना खाते हैं तो उस वक्त वो वन फोकस नहीं होते, ऑक्सीजन ज़्यादा चली जाती है बॉडी में और फिर उनको जो है वो गैसेस बनना शुरू हो जाती है। तो एक तो वो अपना उस चीज़ का ख्याल रखे कि इस तरह लगाए, एक तो वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। दूसरा जो है ना वो कल मैंने एक बड़ा उनको आसान टोटका बताया था, सौंफ और चीनी वाला, उसका शक्कर वाला, ठीक है ना जी, कि भून लें, उसमें 50 ग्राम जो है ना वो अपना शक्कर डाल लें और खाने के बाद थोड़ा सा हाफ टी स्पून जो है ना वो साथ ले लें। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। एक दफ़ा दोबारा डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए जिनको गैसेस ज़्यादा होती हैं, उन लोगों के लिए जिनको बर्ब्स ज़्यादा है, उनके लिए ये चीज़ है। जी डॉक्टर साहब, एक तो खाने के अंदर वन फोकस रहो, खाना खाते हुए बातें ना ज़्यादा करें, ठीक है, एक चीज़। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपने 100 ग्राम सौंफ ले लेनी है, उसको तवे पे थोड़ा सा आपने भून लेना है, बढ़िया कर लेना है, रोस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसको उसके अंदर 50 ग्राम आपने गुड़ या शक्कर डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है। वो एक मिक्सचर सा बन जाएगा, उसको किसी बोतल में डाल के अपने डाइनिंग टेबल पर रख लें। जब आप खाना खाते हैं इन बिटवीन द मील या आफ्टर द मील वो आप उसको हाफ टी स्पून ले लिया करें, तो आई होप कि गैसेस कम से कम बनेंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आशी कह रही हैं कि मैम सिरोसिस क्योरेबल है, एलोपैथिक डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ये सारी ज़िंदगी साथ रहेगा। अब आप बताएं कि हमने कितने सिरोसिस के पेशेंट्स को ठीक किया। और की बात नहीं स्किन नहीं स्किन के लिए बात कर रहे हैं, सिरोसिस की बात, हाँ ठीक है। हाँ, अभी सिरोसिस भी ड्राइनेस ही है, और बात वही है कि आप रूट कॉज को ट्रीट करो पहले। वो भी ड्राइनेस अगर हम ऊपर एप्लीकेशन करते जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाकई सारी उम्र रहना पड़ेगा। जब तक आपकी इंटरनल एप्लीकेशन नहीं होगी, इंटरनल एप्लीकेशन में इंटरनल डाइट ठीक नहीं होगी, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा। और ये 1-2 महीने की बात नहीं है, जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं कम से कम 1 साल आपको परहेज करना होता है। सिरोसिस वालों को पता है कि अपना इस पर टाइम कितना लगता है, ये चाहे कोई भी हो, इसमें साल भी लग जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कम से कम 6 to 1 year तक का जो है 6 month to 1 year के अंदर ये प्रॉपर क्योर होता है। ठीक है जी। फौजिया कह रही है मेरी सिस्टर के इज़ लूजिंग हेयर ड्यू टू रेड पैचेस ऑन द स्कैल्प, व्हाट टू डू? रेड पैचेस हैं अभी उसको, वो इनके लिए आपको पिक्चर भेजनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि ये एलोपेशिया जो हो रहा है इनको, उसके फंगल इन्फेक्शन है क्या, उसको लीचिंग का कोई इशू है या इसके अलावा कोई उसको कुछ स्किन का कोई मसला है। लेकिन इन सब चीज़ों को जितने लोगों ने अब क्वेश्चन किया, अब हम उनका एक वो हल जो 70% उनका हल है वो दे देते हैं। वो एक ये कि सुबह उठ के डॉक्टर साहब वो जो आप सौंफ और उसका पानी कह रहे थे वो पीना शुरू कर दें, और वो सब्जियां और वो फल और वो गोश्त बता दीजिए जो अगले 40 दिन अगर ये सब लोग लें तो इनकी हर सिम्टम कम से कम 50% विदाउट मेडिसिन भी कम हो सकती है। डाइट में से ये लोग सिट्रस निकाल रहे हैं, खट्टा लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए खट्टा बहुत बुरा है। सिट्रस निकाल दें, सिट्रस में हर चीज़ एवरीथिंग आ जाती है, जब किन्नू सभी माल्टा आ जाता है आपका, उसके बाद आपकी जो है ये अचार आ गए, आपका पेप्सी क्रीम आ गया,
और भी जो भी जिस फलों के अंदर स्ट्रॉबेरी आ गई, अनार आ गया। सो रूटीन अगर हम कहें तो इनका हम रूटीन लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि सुबह ये लोग कितने बजे उठें। ये वो लोग हैं जिनके बच्चों को एक्जिमा, एस्थमा, बच्चों को या बड़ों को सोराइसिस, लंग्स के इशू, लंग्स को अगर आपने इम्यूनिटी देनी है, अगर आपको ड्राई कॉफ या एसिडिटी है। सबसे पहले तो अपने आप को इनको इरादा मजबूत करना पड़ेगा, इस वजह से कि सुबह उठ रहा है। बिल्कुल, और बच्चों को भी सुबह उठाएं। कोशिश ये नहीं करें। कि बच्चे जी अब बच्चे छुट्टियां हैं और हम इनको क्या डिस्टर्ब ये करें, थोड़ा सा- फिर वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। माओं का ये एक होता है ना कि फिर वो चिड़चिड़े हो जाएंगे इसलिए नहीं हम उठा रहे। नहीं, ये स्टिक करना पड़ेगा और स्टिक होना पड़ता है, ठीक है। हाँ। जब आपने किसी चीज़ को ट्रीट करना है, आप एक किसी भी एक कोई भी आप अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बंदे को, किसी को राय रास्त पे लाना चाहते हैं, तो बीमारी भी बेसिकली एक राय रास्त ही है ना, उसको आप उस तरीके से, तो आपको थोड़ी सी स्टिकनेस बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपने आप को थोड़ा सा आपको इन रूल्स लाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कलसूम कह रही हैं कि टींडे, तोरी, कद्दू तो बहुत ज़्यादा वीकनेस, ये वाली फैमिली वीकनेस लगती है। असल में वो डिटॉक्स कर रही होती है आपको। नहीं तो इनके दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब्जियों में जो इनके दिमाग में है वो टोनिफिकेशन आ रही होती है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा टॉनिफाई करने की सब्जी है। इनको पता होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक के अंदर सबसे ज़्यादा कद्दू पसंद था। बिल्कुल। अगर आप मेरा एक ज़ाती जो एक्सपीरियंस ईमान है। जो मेरा अपना ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे अरादतन, बल तो उन्होंने कोई काम गैर अरादतन किया भी नहीं हुआ, अगर कोई हुआ है तो उसमें भी हिकमत है। अगर उन्होंने कद्दू खाया है, चाहे वो वैसे ही खाया होगा, लेकिन वो उन्होंने पसंद फरमाया है। और अगर हम आप बीइंग अ ट्रेडिशनल मेडिसिन के हवाले से बात हमारे करें, अपने दिमाग का एक फतूर है या एक कंसेप्ट है हमारा कि ये चीज़ हमें वीकनेस कर रही है, हालांकि उसकी आप न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ें तो वो तो बेतहाशा टॉनिफिकेशन वाली चीज़ें हैं जिनको आप वीकनेस वाली चीज़ कहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो आपका अपना टेस्ट पूरा नहीं हुआ होता, इसलिए आप उसको वीकनेस कह देती है, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे नहीं है। और अगर वीकनेस है भी तो उसके पीछे HB डाउन है, साथ वाइटामिन लें, या उसका और कोई रीज़न है तो उस रीज़न को साथ में सही करें। लेकिन डाइट आपको डेफिनेटली अगर परमानेंट क्योर करना है तो 40 डेज़ का ये चिल्ला काटना पड़ेगा। अब डॉक्टर साहब उसको डिटेल में हम दोबारा से रूटीन की क्या होनी चाहिए लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करने की। सुबह उठते साथ ही पानी पिया। पानी कैसा पीना चाहिए, असल में पानी बच्चों को कैसा पिलाना चाहिए और ख़ुद कैसा पीना चाहिए? सबको बेसिकली जो पानी जो है ना वो एक तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आयुर्वेदिक की तरफ चला जाऊँगा। अगर यहाँ पे थोड़ा आयुर्वेदिक की तरफ चला जाऊँगा कि अगर फर्ज किया ऐसे पेशेंट जिनका टेम्परामेंट कूल टेम्परामेंट के हैं, मतलब कि जिनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, ठीक है, या जिनके हाथ पाँव गर्म रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो थोड़ा सा पेशेंट खुद से डिफरेंशिएट कर लें कि या बहुत जो लोग अग्रेसिव लोग हैं, ठीक है, वो गर्म पानी ना पिए, वो आम नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पिए। ठीक है। जिन लोगों के बेसिकली कूल सिंड्रोम जो जिनके ब्लड प्रेशर लो रहते हैं, जो अब ये दो चीज़ें आपने याद रखना है कि जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, हाँ, और वो लोग हाइपर जो हाइपर एक्टिव है तो वो गर्म गर्म पानी नहीं पियेंगे वो आम सुबह लोग- उठते साथ ही। रूम और टेम्परेचर वो वाला बच्चे, वो बड़े कि जो कि कूल टेम्परेचर के हैं, जो हाइपो रहते हैं, सुस्त रहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, लो डाइजेशन, वो सारे जो है वो नीम गर्म पानी पिए। वो नीम गर्म 1 गिलास पानी पीना चाहिए कि 4 गिलास पानी नहीं, पीना मैं चाहिए? इसकी क्वालिटी में एकदम से आपको फिर मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, हाँ। 3-4 गिलास इकट्ठा पानी पी लिया आपने, हाँ, अपना, हाँ, वो जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो 2 गिलास पानी, हम कभी भी 4 गिलास वो पानी पी ले। रिकमेंड नहीं करते। लेकिन आम 1 गिलास पानी दैट इज इनफ, ठीक ताकि है। आपके बॉडी के अंदर एकदम से, क्योंकि फिर आस्ता आस्ता पैसेज ऑफ टाइम जब आपको ज़्यादा आप एक रूटीन बना लेंगे ज़्यादा पानी पीने की सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो लाजिम बात है उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं हैं, तो वो स्टमक के पास जाता है, स्टमक उसको थोड़ा सा देखता वॉश है करता है। तो कि इसके पास कोई न्यूट्रिएंट है वो नहीं है, तो वो आगे वो नीचे पास करता है। तो फिर जब वो एक रूटीन बन जाती है तो फिर आस्ता आस्ता आपका लोअर स्फिंक्टर स्टमक का वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए और कम फिर पानी जो पीना है चाहिए। लोगों को अक्सर जो प्रॉब्लम जो होती है वो अनडिजेस्टिव फूड पार्टिकल जो है वो स्टूल में आने लग जाते हैं। तो सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीना है लाजमी, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को टॉनिफाई करने का। उसके बाद माउथ पुलिंग लाजमी करें, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल मुंह में लें, माउथ पुलिंग करें। और डॉक्टर साहब सब्जियां बता दीजिए लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को टॉनिफाई करने की। नाश्ते के अंदर तो मतलब कि जो भी डिजीज पर्सन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पर्सन की बात ही कर रहा है, जिसको एक्जिमा है, जिसको
जो अस्थमैटिक है, जिसको कोई और कोई स्किन का इशू है, जिसको कोई जिसको वीकनेस है, ये कलसूम आपके लिए भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आप सुन्नत समझ के खाते हो और आपको वीकनेस होती है, तो आप उसको एलिमेंट को देखोगे कि आपका विटामिन कौन सा कम है, तो कम से कम बी कॉम्प्लेक्स को बीच में ऐड कर लो। असल में इसका मैं थोड़ा सा जो आपको और ये भी इन्होंने बीच में किया है कि मैं सुनत समझ के खा रही। हमारे पास ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मैं नमाज में 5 टाइम पढ़ता हूँ, फिर आपको अपने कोई रूटीन को देखना पड़ता है कि यार मुझसे गलती कहाँ पे हो रही है। बिल्कुल। जब आप नमाज 5 पंजगाना पढ़ रहे हैं तो आपको फिर डिप्रेशन क्यों हो रहा है? आपको तो नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमसे कोई गलती हो रही है जो बेसिकली इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशिएंसी है, उसको ठीक किया जाए। आप उस डेफिशिएंसी को देखिए, साथ आपने विटामिन डी को देखें, ये बिल्कुल अपनी जो है ये विटामिन डी को देखें, और आपने जो है ना सप्लीमेंट्स को साथ ठीक है। कोकोनट ऑयल पुलिंग कर ली, खाली मैदे पानी पी लिया बिफोर टीथ। हाँ जी, ब्रशिंग से पहले कोकोनट ऑयल पुलिंग कर लें, ताकि आपके अंदर जो अपना, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके जो जितने ये स्किन इश्यूज वालों के लिए भी हम बोल रहे हैं। हाँ अगले 1 महीने आप अपने आप को अगर इस रूटीन पे ले आते हो तो आपकी एक्नी भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, काफ़ी मतलब ये बेसिकली जो है अपना स्किन के अंदर इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। फिर आपके गम्स बैक्टीरिया के अंदर इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। फिर उसके बाद की जो अपना दांतों को बड़ा सही रखता है, और उससे पहले जो है ना आप इसको कर लें, और उसके बाद आप 15-20 मिनट के बाद आप अपने टीथ साफ करें। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब नाश्ता क्या करना चाहिए? लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन हम बात कर रहे हैं बार बार कि डिटॉक्स करना है, ये रमज़ान या सहर में आप क्या रिकमेंड करते हो कि किस तरह खाएं और अपने आप को छोटे बच्चे हैं वो तो फुल एग ले सकते हैं, ठीक है, और जो बड़े हैं बल्कि छोटों को भी मैं कहूँगा जिनको कोई स्किन इशू है, बिल्कुल लंग्स ये हम डाइट प्लान बता रहे हैं उन लोगों के लिए कि जिनको कोई इश्यूज है, स्किन इशू वाले, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, वो एग वाइट लें, लो 2 लें 4 लें, इट इज देयर चॉइस। वो नाश्ता ज़रूर इससे करें इन रूटीन। ठीक है। सब्जियों में बेस्ट सब्जियां कौन सी होंगी? सब्जियों के अंदर टींडे, तोरी, कद्दू, शलजम, गाजर, पालक, मेथी, मोंगरे, ये जो और चुकंदर ले सकते हैं, लेकिन गोभी, भिंडी, अरवी और आलू कतन नहीं ले सकते। कोई भी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का पेशेंट गोभी, कल भी मैंने बताया था म्यूसली वाली चीजें, भिंडी हो गया, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब माइग्रेन का पेशेंट, मतलब स्किन के इश्यूज का पेशेंट, मतलब एसिडिटी का पेशेंट, वो ये चीजें 40 दिन के लिए बंद करेंगे ताकि उनको अच्छी तरह से। और उसके बाद सेकेंडली उसको वो प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर सिम्पटम, अगर उनको 50% फर्क पड़ा तो वो उसको और भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ये नहीं कि 40 डेज के बाद वो दोबारा करके दोबारा भी, अगर उसको 90% ठीक हो गया तो वो बेशक रूटीन आ जाए। सही। अगर वो लेस देन 50% ठीक है तो वो उसको थोड़ा सा गोश्त में क्या ले सकते हैं? गोश्त पे ज़्यादा तो बेहतर जो तो ये है कि देसी गोश्त, मुर्गी का गोश्त दे, देसी मुर्गी का, छोटा गोश्त दे सकते हैं, और छोटा गोश्त, ठीक है। फिश दे सकते हैं, फिश ले, स्किन के डिजीज वाले फिश ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, लेकिन कम मॉडरेट हालत में लेकिन दोनों, चाहे गोश्त में दोनों एग वाइट मैंने इसलिए ज़्यादा कर दी थी वहाँ से हमें अच्छा व्यूमेंट मिल जाए, और जो प्रोटीन। और डॉक्टर साहब जिनको एक्यूट एक्नी है, एक्यूट एक्जिमा है, एक्यूट डर्मेटाइटिस है, वो तो फौरी तौर पे 40 दिन के लिए गोश्त को छोड़ के वेगन डाइट पे चले जाए। जितने भी आपको, जब आपको डिटॉक्सिफिकेशन कर देंगे ना, तो आप जितने भी आपके जो लाजमी बात है, हमें प्रोटीन भी तो अपने वियर टीयर के लिए चाहिए ना, तो वो हमने कहाँ से लेनी है? तो वो आप अपनी दालों के अंदर दाल जितनी डिजीज पर्सन है, जिनको इशू है, वो दाल माश और दाल चना नहीं खाएंगे, वो अपनी प्रोटीन जो है वो दाल मूंग से और दाल मसूर से पूरी करेंगे, और रमजान एग वाइट लेंगे। सही, ठीक है, एग वाइट। और इस तरह आप नाश्ते के अंदर भी इसी तरीके से सुबह या सहरी के अंदर भी आप 1 2 3। और रमज़ान में अपने आप को ठीक रखने के लिए मेन मील आपका अफ्तार होना चाहिए, और हल्का मील आप कह रहे हो सहर के टाइम पे हो। हम उलट कर देते हैं, हम अफ्तारी छोटी करते हैं और सहरी बहुत पराठों वाली कर लेते हैं। क्योंकि बेसिकली जब आप अफ्तारी थोड़ी हैवी कर देते हैं तो फिर आपके पास 5-7 घंटे होता है सुबह सहरी में, और अफ्तारी में थोड़ा गैप भी कम होता है, तो आपका किया हुआ जो आपने ज़्यादा खाया हुआ वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, और जो सुबह वाला कम खाया हुआ वो आपका साथ भी अच्छा गुजार देता है। ठीक है। अच्छा जी, अभी इसके अंदर किस किस्म के फल ले सकते हैं? फलों में आप बताएंगे। डिजीज पर्सन के अंदर सिट्रस के अलावा मैंने बताया कि वो सारे फल ले, लेकिन जो एस्थमा के, एक्जिमा के बच्चे पेशेंट्स हैं वो बनाना नहीं ले सकते।
वो बनाना कम लेंगे। वो बनाना तो आप सेब, अमरूद, नाशपाती, गर्मा, खरबूजा, पपीता, हाँ इस तरह इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंगो हो गया, आपके सिट्रस फूड में स्ट्रॉबेरीज आ गई, कीनू, हालांकि डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जी कीनू तो स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब कई लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, हेल्दी कंडीशंस के हम बात करें दो चीज़ों की। एक है आपके हेल्दी बंदे को तो कोई इशू नहीं है, वो चाहे किन्नो खाए, चाहे बारडा खाए, चाहे खाए, उसकी हाँ। तो हम बात नहीं कर रहे। सही हम तो बात कर रहे हैं डिजीज पर्सन की, सही, कि डिजीज पर्सन के लिए ये चीज़ें जो है ना वो काम में इस्तेमाल वो करेंगे। कम इस्तेमाल होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। और अगर आपके जहन में कोई आ रहा हो कि जो इनको, अच्छा जी, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आखिरी टोटका वो ये कि आपने रात को आधा कप दूध में, गर्म दूध में 2 चम्मच या बादाम रोगन का लाजमी डाल के लेना है। अच्छा, अपना वो चाहे सिरोसिस के पेशेंट है, चाहे कोई भी है, चाहे जो एक्ने के पेशेंट्स भी हैं, कोई भी है, हाँ। चाहे वो, और जिनको एसिडिटी, बर्ब्स आते हैं, उनके लिए भी यही है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, उनके लिए एक टोटका बता देता हूँ, वो ज़रूर करें। उनकी स्किन इश्यूज में भी फ़र्क पड़ेगा, उसके अस्थमा में भी फ़र्क पड़ेगा, उनकी मेन चीज़ कॉन्स्टिपेशन का नुस्खा है बेसिकली जी। आपने जो है ना वो 1 चम्मच आपने जैतून का तेल ले लेना है, 1 चम्मच आपने बादाम का रोगन ले लेना है, 1 चम्मच आपने कस्टर्ड ऑयल ले लेना है। इन तीनों को मिक्स कर दें, ये आपकी 2 दिन की डोज है। ठीक है। या हाफ टी स्पून लेना तो वो आपकी सिंगल डोज है। सही। तो ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके रात को लेट नाइट गर्म दूध के साथ ये पहले ले लें, उसके साथ गर्म का दूध अगर पीना दूध वो जो इलायची वाला हो, वो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो पुदीने के कहवे के साथ ले लें, पुदीना और सब्ज इलायची का कहवा, वो उसके साथ ले सकते हैं। और दूध जब भी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जब भी आप दूध इस्तेमाल करोगे या बच्चों को कराओगे तो उसमें सब्ज इलायची लाजमी होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और के 1 से 1.5 लीटर पानी लाजमी, बच्चों को 1 लीटर पानी कम अज़ कम, और बच्चे बड़े जो हैं वो 1.5 से 2 लीटर पानी रखेंगे उतने बचेंगे। और उस पानी में सब्ज इलायची लाजमी होनी चाहिए, उबली हुई। हाँ। ऐसे ही डॉक्टर साहब। ठीक है जी, थैंक यू। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर एक रमज़ान का जो असूल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, हम उस थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। ठीक है, तो वो आपको हर सूरत में जो कल हम बात करेंगे वो बात करेंगे रमज़ान के ऊपर, कि आने वाला रमज़ान आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कैसा होना चाहिए, आने वाले रमज़ान में आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, और क्या ये रमज़ान आपको क्रॉनिक किसी भी बीमारी से छुटकारा दिलवा सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे। आपकी खुराक, आपके खाने पीने की टाइमिंग नॉर्मल हालत में और एबनॉर्मल या किसी डिज़ीज़ की सूरत में। तो कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम आवर 5 o'clock और 5:30 के बीच में हम दोबारा आएंगे और आपसे बात करेंगे मज़ीद। अगर आपके पास रमज़ान के हवाले से कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर हमें बताएं। सेशन आपको हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, हमारे ग्रुप में मैक्सिमम लोगों को इस पोस्ट के नीचे टैग कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, और हाथों को 20 सेकंड के लिए धोना ना भूलिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।